हेलो बच्चों, तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे लेंस। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं कि लेंस। लेंस ठीक। तो लेंस की परिभाषा अगर पूछा जाएगा कि लेंस किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा लिख लो कि ऐसा पारदर्शी माध्यम, लिख लो ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है, लेंस कहलाता है। लेंस क्या कहलाएगा? जो दो गोलीय वक्र पृष्ठ से मिलकर बना हो या तो एक समतल पृष्ठ और एक गोलीय वक्र पृष्ठ से मिलकर बना होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब लेंस जो होगा, ये लेंस हमारा दो प्रकार का होता है। लेंस जो होगा ये हमारा दो प्रकार का लेंस होता है। जो पहले प्रकार का लेंस होता है ये होता है हमारा उत्तल लेंस। एक लेंस जो होगा जिससे हम कहते हैं उत्तल लेंस, एक प्रकार का लेंस होगा हमारा उत्तल लेंस, और दूसरे प्रकार का जो लेंस होता है वो होता है हमारा अवतल लेंस। दूसरे प्रकार का जो लेंस होगा उसका नाम क्या होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि उत्तल लेंस बनता कैसे है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से उत्तल लेंस बनता है। ठीक है, अच्छा ये भी जो होता है उत्तल लेंस, ये दो गोलीय वक्र पृष्ठ से मिलकर बना होता है। देखो ये कैसे बना होता है कि हमने एक गोला यहाँ पे ले लिया और दूसरा गोला क्या कर लिया, हमने यहाँ पर दूसरा गोला ले लिया। अब इन दोनों गोलों के जो उभयनिष्ठ भाग है, देखो ये भाग क्या है, इन दोनों गोलों में क्या उभयनिष्ठ है, तो जो उभयनिष्ठ भाग है इस भाग को हमने उठाकर क्या कर लिया, अलग कर लिया, और वही हमारा क्या बन जाएगा, एक लेंस बन जाएगा जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर क्या है, बना हुआ है, और इसी को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बीच में, लेंस के एकदम बीचों बीच में यहाँ पर ओ होता है, एक बिंदु होता है जिसे नाम देते हैं प्रकाशिक केंद्र नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो होता है ये हमारी इसकी मुख्य अक्ष होती है। अब मुख्य अक्ष कैसे बनती है? देखो ये जो दर्पण, ये जो लेंस है हमारा, ये इधर वाला लेंस इस गोले का भाग है, इसका त्रिज्या नाम दे दो C1 दे दो, और इसकी इस गोले की त्रिज्या को क्या नाम दे दो? C2 दे दो। अब इन दोनों को मिला दो तो वही हमारा क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा ये उत्तल लेंस बनता है। ठीक है, और यहीं पर उत्तल लेंस हो गया तो यहीं पर हमारा क्या होगा, एक फोकस होगा, ये इसको नाम देते हैं F1, और इतना ही दूरी पर, अच्छा एक चीज हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दे तो ये जो प्रकाशिक केंद्र होगा, और यहाँ पे मान लो हमारा क्या है, फोकस है F1, यानी कि पहला जो गोलीय पृष्ठ है इससे जो फोकस बनता है वो हमारा कितना है? F1 है। अब एक चीज हम यहाँ पे जानते हैं कि जो हमारा प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी है ये बराबर होती है फोकस से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को। तो इसको हम C1 ना लिख के क्या नाम लिख देते हैं? 2F1 लिख देते हैं, क्योंकि दूरी जो होती है वो हमेशा प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाती है। तो ये दूरी F1 होगा और ये भी कितना होगा? F1 होगा। तो दोनों मिला के यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? 2F1 हो जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरा वाला गोला है, इस गोले का गोलीय पृष्ठ है, इसका फोकस F2 होगा, तो यहाँ पे C2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2F2 करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसका दूसरे वाले का फोकस F2 मान लेते हैं और ये फोकस हमारा कितना हो जाएगा? 2F2 निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा उत्तल लेंस बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसको समझ में आएगा ना कैसे उत्तल लेंस बनता है। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं। उसके बाद अगला है, ये हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस जो होता है, ये अवतल लेंस हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। जो इस प्रकार का होता है ये हमारा क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। सेम चीज इसमें भी होगी कि अवतल लेंस के जो हमारा लेंस के मध्य बिंदु होगा इसको प्रकाशिक केंद्र O नाम दे देंगे, और जहां पे ये जो होगा यहाँ पे हमारा फोकस आएगा, ये हो जाएगा फोकस F2, और इधर जो हो जाएगा फोकस हमारा 2F2 हो जाएगा, और इधर पे फोकस जो होगा हमारा F1 होगा, और यहाँ पे जो फोकस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 2F1 के बराबर होगा। तो जैसे दो गोलीय वक्र पृष्ठों को मिलाकर हमने एक उत्तल लेंस बनाया था, सेम उसी प्रकार से दो गोलीय पृष्ठों को मिलाकर हम एक अवतल लेंस भी बनाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक हमारा गोला ये हो गया और दूसरा जो है ये दूसरा गोला हमारा ये हो गया। अब इन दोनों को यहां से मिला देते हैं। अब देखो जिस भाग को मैं डॉटेड कर रहा हूं, जिसको गाढ़ा कर रहा हूं, उसको देखो, इसको यहां से उठाकर अलग कर दो तो यही तो हमने यहां पर बना रखा है, और वही यही भाग हमारा क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसका केंद्र जो यहाँ पे C2 नाम देते हैं, इसका केंद्र कितना है? C1 है। तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये C1 और C2 क्या बन जाएगा? मुख्य अक्ष बन जाएगा। यहाँ पे हमारा कहीं
f2 हो जाएगा, और यही दूरी इसके बराबर होगी तो कितना हो जाएगा 2f2। यहाँ पे मान लेते हैं f1, तो इधर कितना हो जाएगा 2f1 के बराबर निकल जाएगा। वही चीज हमने वहां पर बना दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चीज आता है कि अवतल लेंस जब बनाते हैं तो अवतल लेंस में हमेशा जो f2 होता है, जो द्वितीय फोकस, f2 को बोलते हैं द्वितीय फोकस और f1 को बोलते हैं प्रथम फोकस। तो द्वितीय फोकस जो होता है वो हमेशा बाईं तरफ बनाते हैं, और उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस हमेशा दाईं तरफ बनाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा द्वितीय फोकस होता है यही हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। जो द्वितीय फोकस होगा वही हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। और जो हमारे प्रतिबिंब बनते हैं वो प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस पे ही बनते हैं, यानी कि किससे बनते हैं, द्वितीय फोकस पर ही बनते हैं। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, बाईं तरफ बना लेते हैं। और इसका कोई भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं कि इसको बाईं तरफ इसको दाईं तरफ क्यों बनाते हैं, बस इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो होगा बाईं तरफ बनेगा, और प्रतिबिंब जो होता है हमेशा द्वितीय फोकस यानी कि मुख्य फोकस से बनता है। इसलिए इसको क्या करते हैं, बाईं तरफ बनाते हैं, और इसको क्या करते हैं, दाईं तरफ बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि अगर कोई लेंस हमें दे दिया जाए तो उस लेंस को कैसे पहचानेंगे। तो जैसे अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस जो होता है, लिख लो कि उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस जो होगा वो बीच में मोटा होगा और तथा किनारों पर क्या होगा, पतला होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बीच में क्या है, मोटा है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं किनारों पे आते हैं क्या होता है, पतला होता जाता है, और फिर जैसे नीचे आते जाएंगे बीच में आएंगे मोटा हो जाएगा, फिर नीचे किनारों पे जाएंगे क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो कोई भी लेंस होगा अगर वो बीच में मोटा होगा किनारों पे पतला होगा तो हमारा क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में देख के लग गया होगा कि ऐसा लेंस जो बीच में क्या होगा, पतला होगा। तो लिख लो कि अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस जो होगा वो बीच में पतला होगा, किनारों पर कैसा होगा, मोटा होगा। इसे दिख रहा भी होगा, देखो बीच में कैसा है, पतला, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं क्या होगा, उसकी मोटाई बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा लेंस हमारा क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, अच्छा, जो हमारा उत्तल लेंस होता है इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लो कि उत्तल लेंस अभिसारी होता है। उत्तल लेंस अभिसारी होता है, इसलिए हम इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। या ऐसे लिख लो कि उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित का मतलब क्या होता है, अब जब हमने पहला लेक्चर पढ़ाया था तो उसने बताया था कि किरण पुंज जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होगा अपसारी किरण पुंज, दूसरा होगा समांतर किरण पुंज, और तीसरा जो होगा अभिसारी किरण पुंज होता है। तो अभिसारी किरण पुंज जो हमने बताया था उसमें क्या था, अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्ज, यानी कि प्रकाश की किरणें जो है वो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। जैसे वहां पर हमने चित्र बनाया था तो वो चित्र कुछ इस प्रकार से बनाया था कि हर तरफ से किरणें आके किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो जो हमारा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की कुछ इसी तरीके से प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी किरण को, अगर उत्तल लेंस पे किसी भी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण जा रहा है, अगर कोई भी किरण उत्तल लेंस में अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, कितनी भी किरण ले लो, तो सारी किरणें जो होती हैं अपवर्तन के पश्चात, देखो चूंकि यहाँ पे लेंस है इसलिए अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन के पश्चात वो हमेशा एक ही बिंदु से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, एफ से निकलती हैं। कितनी भी किरणें ले लें, सारी किरणें जो होंगी वो एक ही बिंदु से एफ से निकलेंगे, एक ही बिंदु पर आकर इकट्ठी होती है। इसीलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि किरणों को क्या करता है, ये अपसारित करता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो होता है इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा अवतल लेंस होता है, तो यहां पर लिख लो कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब इसको अपसारी लेंस भी क्यों कहते हैं, तो अपसारी किरण पुंज जरा याद करो, जब मैं अपसारी का मतलब क्या होता है, डाइवर्ज, यानी कि जब किरणें क्या होती हैं, फैलती हैं, इस तरीके से किरणें फैलती हुई निकलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। तो कुछ उसी प्रकार की प्रॉपर्टी हमारी अवतल लेंस भी रखता है, यानी कि जब कोई भी किरण अवतल लेंस में अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, कोई भी किरण है अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, तो अपवर्तन के पश्चात ये हमारी किरणें कुछ इस तरीके से फैल जाती है, यानी कि सारी किरणें
किरण क्या होती हैं, फैलती हुई निकल जाती हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अच्छा, जब इन सारी किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो एक ही बिंदु पर आकर मिलती है और वो हमारा बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। जब इन्हीं किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये F2 पर आकर पीछे की तरफ मिल जाती है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस कैसे पहचानेंगे, उसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है, कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर आकर मिलाता है। और जबकि अवतल लेंस जो होता है वो किरणों को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, नहीं फैलाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो अगर पूछ लिया कोई कि अपसारी अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो हम बता सकते हैं क्योंकि वो किरणों को क्या करता है, फैलाता है। कोई भी किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है जो अपवर्तन के पश्चात वो फैल जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया। अब देखो जो हमारा उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस बच्चों हमारा 3 प्रकार का होता है। अगर उत्तल लेंस की बात करें तो ये उत्तल लेंस जो होगा वो हमारा 3 प्रकार का होता है, केवल उत्तल लेंस होता है। और उसी प्रकार से जो अवतल लेंस होगा, ये अवतल लेंस भी हमारा कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। तो देखो उत्तल लेंस, पहला उत्तल लेंस जो होता है जिसके दोनों तरफ जो पृष्ठ होते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, उत्तल लगा देते हैं। यानी कि इस तरफ भी उत्तल लगाएंगे, उत्तल पृष्ठ, और दूसरे तरफ भी क्या लगाएंगे, उत्तल पृष्ठ ही लगाएंगे। तो इसको नाम दे देते हैं कि ये जो होगा ये हमारा द्वि उत्तल कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, द्वि उत्तल लेंस कहलाता है कि इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, उत्तल लेंस ही लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा प्रकाशित केंद्र है और ये हमारा क्या है, मुख अक्ष है। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से अगर उत्तल लेंस में अगर एक लेंस को हम समतल कर दे और दूसरे लेंस को हम क्या कर दे, उत्तल कर दे, यहाँ भी वही चीज चलेगा, प्रकाशित केंद्र वो चलेगा। जब एक समतल होगा, एक हमारा समतल लेंस हो जाएगा और समतल पृष्ठ हो जाएगा, अब प्लस का दूसरा जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, उत्तल पृष्ठ बन जाएगा। तो इस लेंस को हम कहते हैं, इस लेंस को हम कहते हैं समतल लोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस कहते हैं। जब एक समतल हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, उत्तल हो जाए। और इसी प्रकार से तीसरा जब बनता है, एक उत्तल हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, अवतल बन जाए। यानी कि यहाँ पे एक क्या होगा, उत्तल होगा और प्लस का दूसरा क्या होगा, वो हमारा अवतल हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवतल, अवतलोत्तल, इसको बोलेंगे अवतलोत्तल, इसको हम बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तल लेंस हो जाता है, ये 3 प्रकार का उत्तल लेंस हमारा होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए कि जब दोनों उत्तल हो जाए, जब एक पृष्ठ समतल हो जाए, दूसरा उत्तल हो जाए, और जो एक उत्तल हो जाए और दूसरा पृष्ठ क्या हो जाए, अवतल हो जाए। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया। चलिए अब आते हैं कि जो हमारा जो अवतल लेंस होता है, ये अवतल लेंस 3 प्रकार का होगा। तो सबसे पहला जो अवतल लेंस होगा ये हमारा होगा कि हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, अवतल लेंस ही लगाते हैं। इधर भी अवतल लेंस लगाए, इधर भी अवतल लेंस लगाए। ठीक है, तो यहाँ बीच में प्रकाशित केंद्र और ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख अक्ष हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा अवतल प्लस का, देखो इस तरफ भी अवतल और इस तरफ भी क्या है, अवतल पृष्ठ है, तो ये हो जाएगा अवतल प्लस का अवतल। तो इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारा द्वि अवतल कहलाता है। इसका नाम जो रहता है वो हमारा द्वि अवतल कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आ जाते हैं कि जब एक लेंस को हम समतल ले लेते हैं और दूसरे लेंस को अवतल ले लेते हैं, तब देखो यहाँ पे क्या बनता है, एक तो हमारा क्या बन जाएगा, अवतल हो जाएगा एक पृष्ठ, और दूसरा पृष्ठ क्या होगा, समतल होगा। तो जब अवतल और समतल दोनों को मिल जाते हैं, इस तरीके से लेंस बनता है, तब इसको हम बोल देते हैं समतला उत्तल लेंस बोल देते हैं। इसको बोल देते हैं समतला उत्तल लेंस बोल देते हैं। और एक तीसरा जो होता है लास्ट वाला, कि एक पृष्ठ को हम क्या ले लें, उत्तल ले लें या अवतल ले लें, और दूसरे पृष्ठ को क्या ले लें, उत्तल ले लें। यानी एक पृष्ठ जो हो जाएगा वो हमारा अवतल हो जाएगा और प्लस का दूसरा जो हो जाएगा वो हमारा उत्तल हो जाएगा। तो इसका जो नाम रख दे ये हो जाता है उत्तला उत्तल लेंस हो जाता है। इसको हम बोल देते हैं उत्तला उत्तल लेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा लेंस होता है, लेंस 2 प्रकार का होगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस भी हमारा 3 प्रकार का होता है, अवतल लेंस भी हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। तो हमारा अगला टॉपिक है कि लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। हम यहाँ पे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लेते हैं कि लेंसों से संबंधित, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं।
लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। तो इसमें जो सबसे पहली परिभाषा है वो है डालो कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो लिखो इसमें कि लेंस जिन दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, लेंस जिन दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जिन दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि ये हमारा ये लेंस हो जाएगा, ये हमारा क्या बनेगा, उत्तल लेंस बनेगा यहाँ पे। तो ये उत्तल लेंस जो बन रहा है ये जो दो गोलों से मिलकर बना है, दो गोलीय पृष्ठ से मिलकर बन रहा है, तो इसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालो यहाँ पे मुख्य अक्ष, दूसरी हेडिंग डालो मुख्य अक्ष। ठीक, मुख्य अक्ष, इसमें देखो कि वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ऋजु रेखा को, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ऋजु रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ऋजु रेखा का मतलब एक सीधी रेखा, यानी कि इस दो जो वक्रता केंद्र था इन दोनों वक्रता केंद्रों को एक सीधी रेखा से मिला दो तो यही रेखा हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी हेडिंग डालो प्रकाशिक केंद्र, तीसरी हेडिंग डालो कि प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र में लिखो कि लेंस के अंदर उपस्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर उपस्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर उपस्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, लेंस के अंदर उपस्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है और वो सीधी रेखा में निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। ठीक है, तो लेंस के अंदर हम यहाँ पे एक बिंदु होता है, मान लेते हैं ये बिंदु हमारी क्या है, O है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आके पड़ती है तो उसका अपवर्तन नहीं होगा, वो सीधे आगे की तरफ निकल जाती है। तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ऐसा लेंस के अंदर उपस्थित हुआ बिंदु जहां से प्रकाश का अपवर्तन ना हो, सीधा का सीधा निकल जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। अब प्रकाशिक केंद्र जो होगा हमारा जैसे उत्तल लेंस में होता है सेम उसी प्रकार से हमारा अवतल लेंस में भी होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक अवतल लेंस बना लिया, ये हमारा अवतल लेंस हो गया, यहाँ पे इसको बराबर से काट लिया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अगर ये हमारा प्रकाशिक केंद्र O है तो जो भी किरण इस प्रकाशिक केंद्र O से जाएगी वो सीधा आगे की तरफ क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, इसका कोई भी अपवर्तन नहीं होता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। देखो एक्चुअल में इसकी जो कहानी होती है इसको हम यहाँ से समझते हैं कि उत्तल लेंस से समझते हैं। मान लो ये हमारा उत्तल लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पे हमारा प्रकाशिक केंद्र है। तो जब कोई भी किरण इस लेंस पर आकर पड़ती है, देखो जब कोई भी किरण इस लेंस पे आकर पड़ती है तो जब लेंस पे आकर पड़ेगी यानी कि अब इसका माध्यम क्या होगा, चेंज होगा, माध्यम चेंज होगा। यानी कि अब यहाँ पहले यहाँ पे मान लो क्या एयर है और अंदर क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। तो जब इसका माध्यम चेंज होगा तो यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे और अभिलंब खींचेंगे तो इसका अपने मार्ग से क्या होगा, विचलन होगा। क्या अपवर्तन की क्रिया में ही तो होता है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आता है तो मार्ग से क्या होता है, विचलन हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो ये भी अपने मार्ग से विचलित होके कुछ इस तरीके से थोड़ा सा विचलित हो जाता है अपने मार्ग से और इस तरीके से ये यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से गुजरता है। लेकिन जब वापस जब हवा में निकलता है यानी कि जिस माध्यम से आया था अगर उसी माध्यम में आता है तो वापस उसी तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ा सा फिर अपवर्तन होगा और सीधे आगे की तरफ निकल जाएगा। तो ये दोनों आपतित किरण जो होगा वो सीधा आपतित किरण की दिशा में निकल जाता है। ये कुछ हमारा उसी प्रकार से केस बनता है कि जैसे हमने एक उसका कांच का गुटका लिया था तो कांच के गुटके से जब पहली बार आपतित किरण उस पर डाला था तो उस पर जब पहली बार अपवर्तन हुआ था, फिर उसके बाद जब निकलने लगा था किरण वहां से तब फिर उसका अपवर्तन हुआ था। अपवर्तन होने के बाद जो निर्गत किरण आया था वो निर्गत किरण हमारा क्या था, आपतित किरण के समांतर दिशा में निकल गया था। तो वही कहानी हमारी यहाँ पर भी होती है। तो इसको हम डायरेक्ट कह देते हैं कि जो भी किरण हमारी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो सीधा आगे की तरफ निकल जाएगी, उसका कोई भी अपवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, ये चित्र बना लो इतना। चलिए अगली हेडिंग डालते हैं। हमारा अगला हेडिंग है फोकस। अगली हेडिंग डालो, चौथा है कि फोकस। फोकस अब लिखो लेंस में दो फोकस होते हैं, लेंस में दो फोकस होते हैं, लेंस में दो फोकस होते हैं। नंबर एक लिखो कि उत्तल लेंस का, हेडिंग डाल लो कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस,
उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। यहाँ पे दो फोकस होगा, एक प्रथम फोकस होगा और एक हमारा क्या होगा, द्वितीय फोकस होगा। तो पहली हेडिंग डाल देते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। कोई भी लेंस होगा वो हमेशा कितना फोकस बनाएगा, दो फोकस बनाएगा। अच्छा, इसको पहले भी हमने बता दिया था स्टार्टिंग में कि उत्तल लेंस के दो फोकस होते हैं, F1 होगा और दूसरा क्या होगा हमारा F2 होता है। तो दो फोकस यहाँ पर होते हैं, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो हमारा अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है उसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो लिखो कि मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। तो देखो मुख्य अक्ष पर कोई भी बिंदु उपस्थित होगा, अगर इस बिंदु से किरणें चल रही हैं और चलती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो हमेशा मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अगर यहाँ से कितनी भी किरणें चल रही है, अगर एक किरण में और चला दूं यहाँ से, तो ये भी अपवर्तन के पश्चात कैसा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अगर एक किरण ये भी ले तो ये भी क्या हो जाएगा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो सारी किरणें अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सारी किरणें जो होंगी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक, चित्र बना लीजिए इसका। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालो कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो लिखो इसमें मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश की किरणें, जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश की किरणें, इसको तो मिटा देंगे, हो गया है। मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, सही। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किधर बनेगा, हमारा प्रथम फोकस जो बनेगा ये हमारा F1 इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश की किरणें, ये हमारा कोई बिंदु है। ये मान लेते हैं कि इस बिंदु की ओर सारी किरणें क्या हो रही है, केंद्रित हो रही है। सारी किरणें इस बिंदु की ओर केंद्रित हो रही है। ये हमारा बिंदु है, इस बिंदु की ओर हमारी सारी किरणें क्या हो रही है, केंद्रित हो रही हैं। जितनी भी किरणें डाल रहे हैं सारी किरणें क्या हो रही हैं, इस बिंदु की ओर केंद्रित हो रही हैं। इस प्रकार से ये सारी किरणें बिंदु की ओर केंद्रित हो रही है। ठीक है, और अपवर्तन के पश्चात ये सब क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाए। कुछ इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, जिस बिंदु की ओर केंद्रित होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस के जिस मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश की किरणें, देखो ये केंद्रित हो रही है, वास्तव में जा नहीं रहे वहां पे जाता हुआ महसूस हो रहा है कि वहां पे किरणें क्या हो रही है। अगर ये अपवर्तन ना होता तो क्या थी, वहां पर उस बिंदु पर जाकर सारी किरणें मिलती, लेकिन वास्तव में मिलती नहीं है। तो केंद्रित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती हैं। उसको, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए चित्र बना लीजिए इसका। उसके बाद अगले डालिए कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस में लिखो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। देखो ये सारी किरणें हैं, सारी किरणें कैसी है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो यहां से उसका अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, सारी किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलेंगी वो
वो बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाएगा। इसी बिंदु पर आकर क्या हो गया, सारी किरणें मिल रही हैं, तो ये बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। और देखो यही जो द्वितीय फोकस होता है यही हमारा मुख्य फोकस भी कहलाता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि वहां पे कह रहा है कि फोकस को डिफाइन करिए, लेंसों में फोकस को परिभाषित करिए, तो वहां पे हम दोनों, वहां पे तुम दोनों लिखना कि लेंस में फोकस जो दो फोकस होते हैं, एक तो हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अगर केवल हमसे ये कह रहा है कि फोकस को परिभाषित कीजिए, लेंस में फोकस को परिभाषित कीजिए, तो वहां पे हम केवल और केवल द्वितीय फोकस को ही परिभाषित करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वही हमारा फोकस कहलाता है। क्योंकि जो द्वितीय फोकस होता है वही हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, और इसी द्वितीय फोकस पे ही सारे प्रतिबिंब को बनाना होता है। प्रथम फोकस पर हम प्रतिबिंब को नहीं बनाते हैं। ठीक है, इस पहले में भी यही चीज बताया था। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, चित्र बना लीजिए, इसको चित्र बना लीजिए। इसके बाद आइए डालिए कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। चलिए नोट कर लिया। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस में लिखो उसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी किरण है मुख्य अक्ष के समांतर है और वो अवतल लेंस पे आके पड़े, तो हमें अवतल लेंस की परिभाषा पता है कि अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अपसरित लेंस भी बोलते हैं, यानी कि डाइवर्ज लेंस भी बोलते हैं। यह क्या करता है, किरण को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, अपसरित करता है। ठीक है, तो यहाँ से किरणों को क्या करेगा, बाहर की तरफ फैला देगा, ये किरणों को बाहर की तरफ फैलाएगा। लेकिन जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर वो एक बिंदु पर आकर मिलता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसी इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसीलिए हमने लिखाया है कि मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया। अब उसके बाद एक हेडिंग और देख लेते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सर 5वां नंबर है ये, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की परिभाषा जो है वो हमने प्रतिबिंब की परिभाषा परावर्तक की भी लिखाया था, यहां पर भी प्रतिबिंब की परिभाषा लिख लो। लिखो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब जो प्रतिबिंब होता है ये हमारा दो प्रकार का प्रतिबिंब होगा। एक तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ये है कि वस्तु जो होती है या किरण जो होती है, रेखाएं जो होती हैं, वो एक दूसरे को क्या काटते हैं, वास्तव में काटती हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, अब देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा मान लिया कि हमारा ये उत्तल लेंस है, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये हमारा f1 है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा 2f1 के बराबर हो गया। ठीक है, ये हमने 2f1 ले लिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को रख लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। तो जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या होगा, फोकस से निकलती हुई निकलेगी, द्वितीय फोकस यानी मुख्य फोकस से, तो ये क्या हो जाएगा, फोकस से होती हुई जाएगी। अब क्या करते हैं कि एक किरण को प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाते हैं। तो जब एक किरण को हम
प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाएंगे तो देखो ये दोनों किरणें क्या करती हैं, वास्तव में ये दोनों किरणें जो होती हैं वास्तव में यहाँ पर क्या कर रही हैं, कट कर रही है, वास्तव में यहाँ पर कट कर रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से दूसरे पे आ जाओ। अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात करें कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब यानी कि वो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तव में नहीं कटेगा, कटता हुआ कैसा होगा, प्रतीत होता है। ठीक है, इसको बना दो, फिर ऊपर बना दो जगह दूंगा, नोट कर लिया इसको। चलिए तो हेडिंग डालो आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब में भी हम ये करते हैं कि एक उत्तल लेंस ही लेते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, यहाँ पे हमारा प्रकाशिक केंद्र आ गया, ये हमारा F1 हो गया, यहाँ पे हमारा 2F1 हो गया। अब की बार क्या करते हैं कि वस्तु को हम प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में ले लेते हैं। जब F1 के बीच में लेंगे तो यहाँ पे मान लो ये हमारा F2 है, तो एक किरण दूरी बराबर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा। और दूसरी किरण को हम क्या करते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से लेके आते हैं। तो देखो ये दोनों किरण क्या होती है, फैलती हुई आगे की तरफ चली जाती हैं। तो आगे की तरफ फैलती जाती है, तो इन किरणों को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इन्हीं किरणों को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें पीछे की तरफ बढ़ाने पर कहीं पर जाकर कट करती हैं। तो अब देखो ये हमारी किरणें कैसी बनाती है, प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनाती है, वास्तव में ये कट नहीं रही है। जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये हमें ऐसा महसूस होता है कि पीछे कहीं जाकर ये कटती है। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण है, डालो तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसको निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण देखने से पहले हम यहाँ पर रूल देख लेते हैं कि हमारे 3 रूल है, 3 नियम है। उन 3 नियम को देख लोगे तो आसानी से सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे। तो सबसे पहला नियम ये कहलाता है, लिख लो, ऐसे समझ लो कि पहला नियम ये कहलाता है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, अगर कोई भी किरण है, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात वो हमेशा कहां से होकर जाएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा। हमेशा वो कहां से होकर जाएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा। ये हमारा पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाते ही प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात हमेशा कहां से जाएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा। ठीक है, इसमें दूसरा नियम ये कहलाता है, अच्छा यहीं पर हम दूसरा नियम ये है कि यदि प्रकाश किरण को, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे हमारा फोकस F1 हो गया, यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रहा है, देखो अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से फोकस से होता हुआ जा रहा है, अगर फोकस से होता हुआ जा रहा है तो अपवर्तन के पश्चात वो हमेशा कैसा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अगर कोई भी प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगा तो अपवर्तन के पश्चात कैसा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा नियम है, हमारा तीसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण है अगर वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलन हुए वो सीधा अपने मार्ग से क्या होती है, निकल जाती है। बस यही 3 नियम हमें याद रखने हैं। अगर ये 3 नियम हमें याद हो गया तो आसानी से हम हमारे जो उत्तल लेंस के 6 केस बनेंगे, वो 6 केस को हम आसानी से यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। और यदि कोई किरण फोकस से होकर जाएगा तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है तो वो सीधा अपने मार्ग से निकल जाएगा, उसका कोई भी विचलन नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, मिटा दो इसको। चलिए तो सबसे पहला केस देखते हैं कि पहला केस हमारा ये लेते हैं यहाँ पे कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उत्तल लेंस लेना है, तो ये हमने क्या लिया, उत्तल लेंस ले लिया, इसका मुख्य अक्ष यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे ये मध्य बिंदु बना लिया ताकि हमें क्या मिल जाए, प्रकाशिक केंद्र मिल जाए। ये हमें यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र वो मिल गया। ठीक है, यहाँ पे इतनी दूरी पर हमने ले लिया कि ये हमारा क्या है, F1 है, प्रथम फोकस है। और जितनी दूरी यहाँ पे ले रहे हैं उतनी दूरी क्या कर ले, यहाँ पे ले रहे हैं, ये हमारा कितना, F2 के बराबर है। अब देखो यहाँ पे चित्र बनाने में ये बहुत मायने रखता है कि ये हमारी जो दूरियां है ये, अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि सारी दूरियां जो होंगी वो प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाएंगी, सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। और सारी दूरियां जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि जितनी दूरी O से लेकर F1 के बीच की रहेगी, जितनी दूरी O से लेकर
F1 के बीच की रहेगी उतनी ही दूरी हमारी O से लेकर F2 के बीच की रहेगी। अगर मैं यहाँ पे 2F2 बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ा के इसको 2F2 बनाऊं तो जितना हमारा OF2 रहेगा उतना ही हमारा कितना रहेगा, यहाँ पे हमारा 2F2 के बराबर आएगा। जितना हमारा F1 रहेगा तो जितना हमारा OF1 रहेगा उतनी हमारा क्या होगा F1 F2 यानी कि 2F1 के बराबर आएगा। ये दूरियां बराबर होती है तभी हमारा चित्र जो बनता है एकदम एग्जैक्ट सही ग्राफ बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक किरण को, जो पहली वाली किरण है उसको कहां से जाते हैं, फोकस से लेकर जाते हैं। जो पहली किरण है इस पहली किरण को हम फोकस से लेकर जाते हैं। तो जब कोई भी किरण फोकस से होकर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात वो कैसे हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर निकल जाएगी। किरण कैसे हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखो कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। हमने परावर्तन वाले नियम में बताया था, और वही चीज यहाँ पे बनेगा क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब ही बनाना है। तो एक किरण तो हमने क्या लिया, मुख अक्ष, या एक किरण जो ले लिया हमने फोकस F1 से लेकर आ गया तो अपवर्तन के पश्चात वो कैसा हो गया, मुख अक्ष के समांतर हो गया। और जो दूसरा किरण है उस दूसरे किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से लेकर चले जाते हैं। तो जब दूसरे किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाएंगे तो देखो ये बिना अपवर्तन हुए सीधा आगे की तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को जहां पे काटते हैं F2 पर एग्जैक्ट जो हमारा ग्राफ बनता है वो F2 पर आकर ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बन जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज ये भी रखना कि ये रेखाएं और ये रेखाएं दोनों समांतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये यहाँ से ले रहा है एक हम यहाँ से ले लेंगे तो हमारा कभी बराबर नहीं मिलेगा। जब पटरी प्रकार से बनाओगे तो बहुत एग्जैक्ट, बहुत साफ सुथरा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये पहला ग्राफ बन जाता है। अब दूसरी चीज हमें इसमें क्या लिखनी है, प्रकृति लिखनी है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति में वही सारी चीजें लिखनी है कि वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। ये सब सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे याद रखना कि अगर लेंस के दाहिने तरफ बन रहा है तो हमेशा कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर दाहिने तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वस्तु क्या है, बहुत बड़ी वस्तु है। यहाँ पे वस्तु तुम्हारी पता नहीं कितनी अनंत पे बहुत बड़ी वस्तु है और दाहिनी तरफ बन रहा है तो पहला तो वस्तु जो होगा वो हमारा कैसा होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। दूसरा कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। दूसरा कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा, उल्टा क्यों बन रहा है, क्योंकि ये दर्पण की तरफ बन रहा है, दाईं तरफ बन रहा है तो सॉरी लेंस है, सॉरी लेंस है, लेंस के किधर बन रहा है, दाईं तरफ बन रहा है तो हम इसे क्या कह देंगे कि ये हमारा उल्टा बन रहा है। या ऐसे भी देख लो ये किधर बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है तो उल्टा ही तो बन रहा है, उल्टा हो गया। ठीक, तीसरी चीज हमें यहाँ क्या लिखना है कि कहाँ पे बन रहा है, F2 पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, F2 पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, F2 पे बन रहा है। और कुछ छूट रहा है यहाँ पे लिखने के लिए, वास्तविक बन गया, उल्टा बन गया, F2 पर बन गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख लो, चौथा भी लिख लो कि कैसा है, वस्तु से छोटा है। कैसा है, वस्तु से छोटा। जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला केस इस तरीके से हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें, बहुत आसान सा, कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम तो है नहीं इसमें। चलिए दूसरा केस देखते हैं कि जब वस्तु, अब थोड़ा थोड़ा वस्तु को दाहिनी तरफ खसकाते जाएंगे कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो। जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के क्या हो, बीच हो। जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे तो एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये हमारा मुख अक्ष हो गया, यहाँ पे इसको बराबर से काट लिया, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र O हो गया। यहाँ पे हमने इसको दे दिया कि ये हमारा F2 है तो इतनी ही दूरी नाप के यहाँ से, इतनी ही दूरी यहाँ पे लगभग में इतनी दूरी रख देते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2F2 निकल जाएगा। ठीक, और इतना ही दूरी यहाँ से नाप के रखते हैं तो ये होगा हमारा F1 और इतना ही दूरी यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F2। तो ये दूरी हो जाएगी हमारी F1 हो जाएगी। ठीक, कुछ बराबर दिख रहा है, ये कुछ हो जाएगा हमारा F1 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा F1 और ये हो जाएगा हमारा 2F1 के बराबर निकल जाएगा। वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को अनंत तथा 2F1 के बीच में रखना। तो वस्तु को हम क्या करते हैं, वस्तु को कुछ यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, वस्तु को रख लिया है। ठीक, अब पहली किरण जो है वो पहली किरण को कहाँ ले आता है, मुख अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से निकलेगा, अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होता हुआ निकलेगा। इस तरीके से फोकस से निकल जाएगा। और जो दूसरा किरण है, इस दूसरे किरण को प्रकाशिक केंद्र से ले आते हैं। तो दूसरे किरण को जब प्रकाशिक केंद्र से जाएंगे तो देखो एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं। तो इनको जरा मैं मिला लेता हूँ यहाँ से,
देखो एक दूसरे को यहाँ पर आकर ये कट करते हैं, तो जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर कट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, प्रतिबिंब बन रहा, यहाँ पे हमारा ये प्रतिबिंब बना। तो देखो अब सबसे पहले इसकी क्या लिखनी है, प्रकृति लिखनी है। तो जब इसकी प्रकृति लिखोगे तो प्रकृति में सबसे पहला कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है वास्तव में कट रहा है, वास्तविक बन रहा है। दूसरा क्या कैसा है, उल्टा है, सीधा है, तो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक, प्रतिबिंब कैसा, उल्टा है। तीसरी चीज हमें क्या लिखना, कहाँ पे बन रहा है, पिछली बार कहाँ पे बना था, F2 बना था, अब की बार कहाँ पे बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में। तो F2 तथा 2F2 के बीच में अगला प्रतिबिंब जो बनेगा वो F2 तथा 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक, चौथा चीज कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा है बड़ा है, देखने में लगा देखो वस्तु इतना बड़ा है और जो हमारा प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा है, तो वस्तु से कैसा है, छोटा है। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये हमारा वस्तु से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वस्तु से छोटा होगा। ठीक, अब जब अपना खुद पर कॉपी में बनाना तो ये सारी दूरियां बराबर लेना, बराबर दूरियां लोगे तो एकदम बराबर एग्जैक्ट ग्राफ बन के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दूसरा वाला केस भी हो जाता है कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच में। ठीक, चलिए इतने में कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस लेते हैं कि जब वस्तु पिछली बार कहा था अनंत तथा 2F1 के बीच में अटके देते हैं कि जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु हमारी कहां पर होगी, 2F1 पर होगी। तो देखो यहां से हमने क्या कर लिया, एक उत्तल लेंस बना लिया, एक हमने यहाँ पे उत्तल लेंस बनाया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये हमारा F1 है और यहाँ पे हमने मान लिया कि ये हमारा कितना है, 2F1 है। ठीक है, यहाँ पे लगभग में इतनी दूरी यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा कितना है, F2 के बराबर है। तो वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं, वस्तु को उठाकर 2F1 पे, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वस्तु को रख दिया। तो पहली किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओ तो अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होता हुआ निकल जाएगा। और दूसरी किरण को क्या करते हैं कि दूसरी किरण को प्रकाशिक केंद्र से लेके आते हैं, तो जब प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे तो ये क्या होगा, सीधे निकल जाएगा बिना अपवर्तित हुए। तो ये दोनों जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वो पॉइंट जो होता है वो हमारा 2F2 होता है। यानी कि अगर प्रतिबिंब 2F1 पे, वस्तु 2F1 पे रहेगा तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, 2F2 पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब इसकी अगर प्रकृति लिखनी है तो इसकी प्रकृति लिख लो कि प्रकृति में सबसे पहला क्या बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, वास्तविक। दूसरा कैसा बन रहा है, उल्टा सीधा, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तीसरा कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, 2F1 पर बन रहा है। अच्छा कैसा है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, जो वस्तु के बराबर, देखो प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। देखो थोड़ा बहुत शायद कुछ अंतर दिख रहा है कि थोड़ा प्रतिबिंब बड़ा बन गया है, लेकिन यहाँ से रेखा हमारी थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी, यहाँ से पार करती हुई, ये हमारी यहाँ से पार करती हुई यहाँ से निकलेगी। जब आप इसको बराबर दूरी लेकर करोगे ना तो वो एग्जैक्ट ग्राफ बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दोनों दूरियां जो होंगी वो आपस में क्या मिलेंगी, बराबर मिलेंगी। अब हमारे पास पटरी प्रकार है नहीं, हाथी से खींचना, इससे हमारा थोड़ा बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो हमारा कहाँ बनेगा, दोनों वस्तु की कैफियतें बराबर होती है, कहाँ पर बनती है, F2 पर ही प्रतिबिंब हमारा बनता है। ठीक है, वस्तु F1 पे हो गया, 2F1 पर। अब लाते हैं चौथे केस में कि जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच हो, जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 तथा F1 के बीच में होता है। तो देखो प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये हमारा बन गया उत्तल लेंस बन गया। ठीक, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया प्रकाशिक केंद्र वो आ गया। यहाँ पे मान लेते हैं कि F1 है और ये जो है हमारा 2F1 है, यहाँ पे हमारा F2 है
और यहाँ पे जो है ये हमारा 2f2 के बराबर है। तो वस्तु को यहाँ पे उठा के रख देते हैं, f1 और 2f1 के बीच में कहीं भी रख दो, कोई कंडीशन है, जहाँ आपका मन हो वहां पर उसको उठाकर रख दो। तो पहली के तो मुख अक्ष के समांतर जाएगी, तो मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, ठीक। दूसरी किरण को प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाओ, जब इसको प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाओगे तो देखो ये कुछ यहाँ बाहर जाके कटेगी, तो ये बाहर जाके कटेगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब हमारा अनंत और 2f2 के बीच में बनता है। देखो वस्तु की साइज इतनी है और प्रतिबिंब की साइज क्या है, देखो प्रतिबिंब की साइज इतनी है, वस्तु की साइज हमारी ये छोटी है। तो जो यहाँ पे प्रकृत लिखोगे तो प्रकृत में लिखोगे सबसे पहला कि कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, ठीक। दूसरी चीज प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, 2f2 के बाहर लिख दो, चाहे अनंत तथा 2f2 के बीच में लिख दो, 2f2 के बाहर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कैसा बन रहा है, उल्टा है सीधा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक। चौथा क्या लिखना है, कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे 4 केस हो गए, इसमें हमें कोई लगता है कोई दिक्कत तो होगा नहीं, आसान सा है। सब में देखो पहले केस को छोड़कर बाकी सब में यही कर रहे हैं कि एक किरण को मुख अक्ष के समांतर और दूसरा कैसे जा रहा है, प्रकाशिक केंद्र से ले जा रहे हैं। अगर तुम पहले वाले केस को भी इस तरीके से जाओगे तब भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं बनेगा, तब भी बनेगा हमारा, ठीक है। लेकिन उस तरीके से जाना हमारा ज्यादा आसान रहता है, ठीक है, आसानी से बन जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो जो हमारा अगला केस है 5वां वाला, कि जब वस्तु कहां पे था पिछली बार में, 2f1 और f1 के बीच में, तो अब की रख देते हैं कि जब वस्तु f1 पर हो, जब वस्तु हमारी f1 पे होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो तो जब f1 पे होगी तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये हमारा मुख अक्ष हो जाएगा, ये मुख अक्ष हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा मान लो हमारा f1 है और ये हमारा कितना है 2f1 है, और यहाँ पे हमारा कितना है f2 है, ठीक। और यहाँ पे कहीं पे हमारा 2f2 के बराबर है। वस्तु को कहाँ रखते हैं, f1 पे उठा के रख दो, तो पहली किरण तो मुख अक्ष के समान था, तो मुख अक्ष के समान था तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी, फोकस से होती हुई जाएगी। और दूसरी किरण को कहाँ जाता है, प्रकाशिक केंद्र से, जब प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे तो देखो जब प्रकाशिक केंद्र से किरण को ले जाते हैं, देखो कुछ किरण इस तरीके से जा रही है, ये किरण देखो, ये किरण कुछ इस तरीके से जा रही है आगे की तरफ। तो क्या बताओ, क्या ये दोनों किरणें कहीं जाकर मिलेंगी, ये दोनों किरणें कैसी जा रही है, समांतर में आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही हैं, तो ये किरणें कहीं भी जाकर नहीं मिलती हैं। अच्छा समांतर है, जो कि पीछे बढ़ाओगे तो पीछे भी नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पर हम इसकी प्रकृति लिखेंगे, तो प्रकृति में लिख देंगे, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो लेंस के दाहिनी तरफ बन रहा है, इसलिए पहले लिख देते हैं कि ये प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब चूंकि वास्तविक है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, तो इसको लिख देते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तीसरे केस में लिख देते हैं कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से कैसा होगा, बड़ा, बहुत बड़ा वस्तु से प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और कुछ छूट रहा है इसमें, कहाँ बनेगा, अनंत पे जाके बनेगा, कहाँ पे बनेगा, अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब जाके बनेगा। देखो इसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है कि इसका ऑर्डर क्या है, बस इतनी सारी प्रॉपर्टी हमें लिखी होनी चाहिए। अच्छा इसको ऐसे मत लिखना कि वास्तविक बनेगा, इसको ढंग से लिखना कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, दूसरा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तीसरा प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, चौथा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। आगे इसको लगा के लिखना, ये तो मैं ऐसे लिखता हूँ, टीचर नंबर काट लिखा, ठीक है। जिसको ढंग से लिखना कि प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला छठेगी इस बात नोट कर लिया। अब की बार क्या करते हैं कि जब वस्तु, छठे केस में कर देते हैं, छठे केस में कि जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा f1 के बीच हो, जब वस्तु कहाँ पे होती है, प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच होती है, तो वस्तु देखो प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं कि ये हमारा कोई एक क्या है, उत्तल लेंस है, ये हमारा कोई उत्तल लेंस है, ठीक। इसको बराबर से काट दिया, प्रकाशिक केंद्र मिल जाएगा, ये हमारा क्या बन गया, मुख्य अक्ष बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा मुख्य अक्ष बन जाएगा यहाँ पे,
ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र O, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा F1 है, ये हमारा 2F1 है, यहाँ पे हमारा F2 है और यहाँ पे हमारा 2F2 है। तो प्रकाशिक केंद्र O और F1 के बीच में रखना, तो चलो मैं वस्तु को कहाँ रख ले रहा हूँ, यहाँ रख ले रहा हूँ। तो पहली किरण तो वही काम करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कैसी जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी अपवर्तन के पश्चात। और दूसरी किरण को क्या करते हैं, प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाते हैं। तो देखो दोनों किरणें आगे की तरफ बढ़ती हुई कैसे फैलती हुई नजर आ रही हैं। तो अगर मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो पीछे की तरफ जाकर कहीं मिल जाएगी। तो देखो जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाओगे इस तरीके से इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये जाकर कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। देखो इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ाने पर जाकर पीछे की तरफ क्या करती हैं, कट करती हैं। तो अब देखो हमारे एक्चुअल में प्रतिबिंब हमारा बन नहीं रहा है। हम जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो पीछे की तरफ जाकर प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। तो इसलिए यहाँ पर जब हम प्रकृति को लिखेंगे, यहाँ पर हम प्रकृति लिखेंगे तो सबसे पहला प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब वहां देखो वास्तविक नहीं बन रहा है, ऊपर बन रहा है। तो ऊपर प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। या फिर लेंस की तरफ बन रहा है बाईं तरफ, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, आभासी होगा। पहली चीज प्रतिबिंब आभासी होगा। दूसरा चीज प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा मत बोलना, सीधा बन रहा है। देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तीसरा चीज यहाँ पे लिखेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, वस्तु से कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। वस्तु से देखो देखने में लग रहा है कि वस्तु से कैसा है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। फिर उसके बाद चौथा केस है, चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देंगे कि कैसा, कहाँ पे बन रहा है, लेंस के बाईं तरफ बन रहा है। बस इतना लिख दो कि लेंस के बाईं, लेंस के किधर बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे 6 केस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इतने में कोई दिक्कत है। अच्छा हाँ, इस केस को जरूर याद रखना। जैसे वहां पे हमने अवतल दर्पण बनाया था, तो अवतल दर्पण का लास्ट वाला केस ऐसे बना था, तो क्वेश्चन वहीं से आता है। और जो उत्तल लेंस का लास्ट केस होता है, यहीं से हमारा क्वेश्चन उठाया जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है, ये छठा वाला केस, जब वस्तु कहाँ पर होती है, F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में होती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। जो हमारा अगला टॉपिक है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, की अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसमें केवल 2 ही केस जल्दी से देख लेते हैं। तो हेड ला लो कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसको देखने के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूल देखेंगे। यहाँ पे 3 रूल है हमारे, जैसे वहां पे 3 रूल था वैसे हमारे यहाँ पर भी 3 रूल है कि यदि कोई किरण, सबसे पहला रूल हमारे ये कहलाता है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, यदि कोई भी किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो अपवर्तन के पश्चात ये जब इसका बाहर की जाएगा तो अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होती हुई प्रतीत होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। एक्चुअली फोकस से जाती नहीं है, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा नियम है कि दूसरा नियम कहलाता है कि यदि कोई, ये हमारा अवतल लेंस है, यहाँ पे हमारा ये अवतल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस बन गया, यहाँ पे बन गया, ये हमारा F1 हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, F2 हो गया। अब ये कहता है कि यदि कोई भी किरण फोकस से होकर जाती है, कोई भी किरण है, अगर कोई भी किरण फोकस से होकर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। देखो F1 पे जा रही थी, लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। वही सारे नियम है जो वहां पे हमने नियम पढ़े थे। और तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि कोई एक अवतल लेंस है, अगर ये हमारा अवतल लेंस है, यहाँ पे ये हमारा अवतल लेंस है, ठीक है, तो अगर कोई भी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वो सीधा आगे की तरफ निकल जाएगी बिना उसमें कोई भी विचलन हुए। तो ये तीनों नियम हमें यहाँ पे याद रखना, वही तीनों नियम है, कोई नया नियम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए, तो अब जो हमारा सबसे पहला नियम ये बनता है, यहाँ पे सबसे पहला बनता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमने एक बना लिया कि हमारा अवतल लेंस बना लेते हैं कि ये हमारा एक अवतल लेंस है। ठीक है, ये हमारा एक अवतल लेंस है, यहाँ पे ये अवतल लेंस बन गया, सीधा बन गया। ये हमारा क्या है, अवतल लेंस। चलिए, ये हमारी क्या होगी, मुख्य अक्ष हो गई।
यहाँ पे हमारा F2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि जब वस्तु कहाँ पे होती है, अनंत पे होती है, तो वस्तु को अनंत से लाते हैं मुखच के समांतर, वस्तु को अनंत से लेकर आएंगे मुखच के समांतर, तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या होगा, बाहर की तरफ फैलेगा, और जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा कहाँ पे बन जाता है, F2 पर बन जाता है। ठीक है, तो अब अगर इसकी प्रकृति लिखनी है तो इसकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति लिख लो इसकी। सबसे पहले देखो ये प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अच्छा कैसा बना है, दर्पण किधर बन रहा है, बाईं तरफ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब जो होगा वो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, F2 पर बन रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी लिखना, कैसा बन रहा है, लगभग वस्तु से बहुत छोटा बिंदु साइज का, वस्तु पे जो बन रहा है वो बिंदु साइज का बना। ये लिख लो कि वस्तु से बहुत छोटा, लिख लो कि वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा लगभग बिंदु साइज का बन रहा है। ठीक है, अच्छा चौथा यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, चौथा हमारा क्या लिखना, अच्छा आभासी है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब भी बनेगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए अगला केस लेते हैं। अगला केस ये है हमारा दूसरा वाला, बस दो ही केस है इसमें। दूसरा केस जो हमारा ये है कि जब वस्तु, दूसरा केस है कि जब वस्तु अनंत तथा लेंस के बीच हो, लेंस के बीच हो, जब वस्तु अनंत तथा लेंस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। देखो ये हमारा अवतल लेंस हो गया, ये हमारा अवतल लेंस हो गया यहाँ पर। ठीक, ये अवतल लेंस बन गया। ठीक, ये हमारा आ गया प्रकाशिक, ये सॉरी कट गया, ये हमारा मुख्य अक्ष आ गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र आ गया। यहाँ पे हमारा F2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, हमारा F1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब हमारा वस्तु कहाँ पे होती है, अनंत तथा लेंस के बीच में होती है। चलो अनंत और लेंस के बीच में होती है तो वस्तु को हम क्या करते हैं, यहाँ पर उठाकर रख देते हैं। तो पहली क्या तो किधर ले जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो ये बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, और पीछे की तरफ जब इसको बढ़ाएंगे तो ये फोकस से मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक, और दूसरी केंद्र को क्या करते हैं कि इसको हम प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाते हैं, इस तरीके से प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाते हैं। तो देखो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, यहाँ पे काटनी है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो अब इसकी प्रकृति लिखनी है, तो प्रकृति लिखते समय सबसे पहले लिखो कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो हमारा कैसा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, दूसरा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी लिख दो, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण भी हम आसानी से देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा लेंस सूत्र। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला टॉपिक लेंस सूत्र। ठीक, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र जो होता है बच्चों 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u के बराबर होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, लेंस सूत्र कहलाता है। जहाँ पे f जो होता है, ये f हमारा क्या होता है, फोकस दूरी। f जो होगा ये हमारा होगा फोकस दूरी। v जो होगा ये होगा हमारा प्रतिबिंब की दूरी। v जो होगा ये होगा हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा। ठीक, इसी प्रकार से u जो होगा, u हमारा क्या कहलाएगा, वस्तु की दूरी। ठीक है, इस तरीके से वस्तु की दूरी को हम इस तरीके से हम यहाँ पे लेंस सूत्र को डिफाइन कर देते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जो हमारा UVF का मान जो होता है ये हमेशा चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखते हैं। ऐसा नहीं कि UV का मान उठा के डायरेक्ट रख देंगे, चिन्ह के साथ रखेंगे कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा, अभी हम वो भी चिन्ह परिपाटी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा आवर्धन। छोटा सा टॉपिक ये भी देख लेते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो लिख लो, आवर्धन की परिभाषा लिख लो कि किसी लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसी लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को
तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन अथवा रेखीय आवर्धन कहते हैं। कोई भी लेंस होगा, फिर से सुन लो कि किसी लेंस में वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन अथवा रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो आई है, यहाँ पे मान ले कि यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई को आई मान लो तथा वस्तु की ऊंचाई को ओ मान लो, तो आवर्धन जो होगा इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। m बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, m बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, m बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई i डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा वस्तु की ऊंचाई, नीचे आ जाएगा हमारा वस्तु की ऊंचाई के बराबर, ये हो जाएगा o के बराबर, यानी कि m बराबर जो आ जाएगा ये हमारा i बाई o के बराबर होगा। और इसी को ऐसे भी लिख देते हैं कि ये जो होगा ये हमारा v बाई u के बराबर भी होता है। m बराबर होगा i बाई o या फिर इसको हो जाएगा v बाई u के बराबर होगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं कि m बराबर जो होगा इसको लिख देते हैं hi, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नीचे लिख देंगे ho यानी कि वस्तु की ऊंचाई, और ये बराबर हो जाएगा v बाई u के बराबर। तो दोनों चीजें एक ही है, चाहे i बाई o लिखो चाहे hi अपान ho के बराबर लिख दो। ठीक है, जब यहाँ पे आपको जब हम दर्पण पढ़ रहे थे, दर्पण में हमारा क्या था माइनस v बाई u होता था, जबकि लेंस में हमारा क्या होता है v बाई u के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा आवर्धन होता है, ये हमारा लेंस सूत्र होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए, तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है हमारा चिन्ह परिपाटी। हम कैसे चिन्ह को रखेंगे, कब हमारा u प्लस होगा, कब v प्लस होगा, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, इसको एक हम उत्तल लेंस की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारा कोई एक उत्तल लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कोई एक उत्तल लेंस है, ठीक, ये उत्तल लेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, तो हमेशा जो किरण डाले जाएगा वो किरण हमेशा लेंस के बाईं ओर से डाला जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो कि किरण हमेशा लेंस के बाईं ओर से डाला जाएगा। किरण जो होगा वो हमेशा किधर डाला जाएगा, लेंस के बाईं ओर से, यानी कि जो हमारी वस्तु होगी वो वस्तु हमेशा किधर होगी, हमेशा वस्तु जो होगी ये हमेशा, अगर ये एक भी वस्तु है तो वस्तु हमेशा किधर होगी, लेंस के बाईं तरफ ही होगी। हमेशा वस्तु किधर होगी, लेंस के बाईं तरफ होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, दूरियां हमेशा प्रकाशित केंद्र O से नापी जाती हैं। दूरियां हमेशा प्रकाशिक केंद्र O से नापी जाती है। हमेशा दूरी जो होगी वो प्रकाशिक केंद्र O से नापी जाएगी। ठीक है, तो देखो किरण जो होगा वो किरण हमेशा बाईं से दाईं ओर यानी इस तरफ डाला जाएगा, तो किरण इस तरफ डाला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर जब भी हम दूरी किरण के दिशा में नापेंगे, यानी कि जिस तरफ किरण जा रही है, अगर या ऐसे समझ लो यदि दूरी को हम बाईं से दाईं ओर नापेंगे तो हमेशा इस साइड में दूरी हमेशा कैसी होती है, प्लस होती है, और किरण के विपरीत दिशा में दूरी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है, माइनस होती है। यानी कि जब हम किरण की दिशा में दूरी नापेंगे तो कैसे नापेंगे, प्लस में दूरी आएगी, और किरण की जब विपरीत दिशा में आएंगे तो विपरीत दिशा में दूरी हमेशा कैसी होगी, माइनस होगी। ठीक है, या इसको सबको भूल के सिंपल सी कहानी याद रखो कि यदि हम लेंस के दाहिनी तरफ चलेंगे तो दाहिनी तरफ वाली दूरियां हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होंगी, और लेंस के बाईं तरफ वाली दूरियां हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इस मुख्य अक्ष के ऊपर चलेंगे तो मुख्य अक्ष के ऊपर हमारी दूरी धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष के नीचे आएंगे तो मुख्य अक्ष के नीचे हमारी दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ये वहां पे इस्तेमाल होता है कि जहां पे हमारा आवर्धन आ जाएगा। तो हमेशा जो वस्तु होगी, वस्तु हमेशा कहाँ रखी होती है, ऊपर रखी होती है, तो हमेशा वस्तु कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जो हमारा HO होगा, H0 होगा यानी HO होगा, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई वो हमेशा किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। लेकिन जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, कभी प्रतिबिंब नीचे भी बनता है, कभी ऊपर भी बनता है, तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, प्लस माइनस भी यहाँ पर हो सकता है। तो यही हमारा पूरा चिन्ह परिपाटी है। ठीक है, तो इसको चाहो तो यहाँ तीसरा पॉइंट डाल के लिख भी लो, यहाँ पे कि तीसरा पॉइंट लिख लो कि किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक, किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक तथा उसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, उसके आगे ब्रैकेट में करके लिख लो, इसके आगे ब्रैकेट में करके लिख लो कि लेंस के दाहिनी तरफ दूरियां धनात्मक और लेंस के बाईं तरफ दूरियां ऋणात्मक होती है। लेंस के दाहिनी तरफ दूरियां धनात्मक और लेंस के बाईं तरफ दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट लिख लो
मुख अक्ष के ऊपर दूरियां धनात्मक तथा मुख अक्ष के नीचे दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख अक्ष के ऊपर दूरियां धनात्मक तथा मुख अक्ष के नीचे दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पांचवा पॉइंट, अब पांचवा पॉइंट पे थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद फिर उस पे। अच्छा, अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्या उत्तल लेंस की अगर मैं फोकस दूरी निकालूं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो क्या उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा हमारी हमेशा धनात्मक निकल के आएगी? क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती थी, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बना लीजिए आप लोग, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी, वो फोकस दूरी हमेशा किधर आता है? F2 हमारा इधर ही तो बनता था, तो इधर जब बनेगा तो देखो यहाँ से दूरी नापेंगे तो ये किधर है? इधर नाप रहे हैं, लेंस से दाहिनी तरफ दूरी नाप रहे हैं, या जिस तरफ किरण है किरण की दिशा में दूरी नाप रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लो कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। देखो जब अवतल लेंस बनाते थे तो अवतल लेंस में, ये हमारा अवतल लेंस बन गया, तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बना, फोकस जो बना था, ये फोकस हमारा किधर होता था? इधर ही बाईं तरफ ही तो फोकस होता था। तो इस तरह जब दूरियां नापेंगे तो दूरियां हमेशा किसमें आएगी? ऋणात्मक में तो आएंगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सिंपल पहचान लेंगे, अगर लेंस का सूत्र दिया हुआ है, लेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर F धनात्मक है तो लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। अगर F ऋणात्मक है तो लेंस कैसा है? वो हमारा अवतल लेंस है। तो इस तरीके से हम चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो पांचवें पॉइंट में लिख लिया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम सिर्फ इस पे क्वेश्चन ही देखेंगे कि सिर्फ ज्यादा इस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी